हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीक्यू फार्मेसी एकेडमी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन का मतलब क्या होता है। सो अ फॉर्मुलेटेड इमल्शन should retain its original characters like size of the emulsion and their uniform distribution throughout the continuous phase। so जो हम लोग ने एक इमल्शन फॉर्मुलेट किया है, अगर आपको याद होगा पिछला लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था, ऑयल और वाटर को हम लोग क्या करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं यूजिंग इमल्सिफाइंग एजेंट। सो हम लोग ने ये पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। सो अगर आपको याद होगा तो हम लोग इन तीनों को मिक्स करके एक इमल्शन जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं। बट अगर हम लोग जब उसको बनाए हैं यानी कि मैन्युफैक्चर किए हैं, वहां से लेके जब तक वो स्टोर्ड है, जब तक वो किसी पेशेंट के थ्रू कंज्यूम नहीं किया जा रहा है या यूज नहीं किया जा रहा है, तब तक अगर वो इमल्शन जो है वो जैसा हमने बनाया है उसी सेम कंडीशन में अगर रहेगा, तो उस इमल्शन को हम लोग स्टेबल इमल्शन कहते हैं। अगर इनमें से ऑयल या वाटर कुछ भी थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है, तो उस टाइम पे उस कंडीशन को हम लोग इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन के अंडर कंसीडर करते हैं। यानी कि ऑयल सेपरेट हो जाए या वाटर सेपरेट हो जाए या इमल्सिफाइंग एजेंट में कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो उस टाइम पे उस कंडीशन को हम लोग इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन कहते हैं। तो इस इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन के बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले द फॉलोइंग आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। सो अगर इनस्टेबिलिटी हुई तो वो कौन कौन सी हो सकती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन जो है वो है क्रीमिंग। देन हमारा आता है सेडिमेंटेशन, देन क्रैकिंग एंड लास्टली फेस इन्वर्जन। सो ये 4 पार्ट्स में हमारा जो इनस्टेबिलिटी है इमल्शन का वो हो सकता है। यानी कि अगर हम लोग ने इमल्शन को फॉर्मुलेट करके रखा और ड्यूरिंग स्टोरेज उसमें कोई भी गड़बड़ी हुई, यानी कि ऑयल सेपरेट हुआ या वाटर सेपरेट हुआ या कलर चेंज हो गया, तो उस कंडीशन को हम लोग ने इंस्टेबिलिटी कहा है। और अब हम इन चारों के बारे में डिटेल में देखेंगे। अब हम सबसे पहले हमारे क्रीमिंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्रीमिंग क्या होता है? क्रीमिंग इज डिफाइंड एज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्स फेस टूवर्ड्स द सरफेस एंड फॉर्म्स अ थिक लेयर एट द सरफेस ऑफ द इमल्शन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिस्पर्स फेस के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो इसके पहले के वीडियो में भी मैंने ये सारी चीजें डिटेल में बात की हुई है कि डिस्पर्स फेस का मतलब क्या होता है और कंटिन्यूस फेस का मतलब क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रीमिंग एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा जो डिस्पर्स फेज है वो ऊपर की डायरेक्शन में पूरा एक लेयर फॉर्म कर जाता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये हमारा एक नॉर्मल सा इमल्शन है जो बनने के बाद इसमें ये जो हमारा सर्कुलर पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज। बट अगर आप ये वाले इमेज में देखेंगे तो वो जो डिस्पर्स फेज है, ये जो सर्कल येलो कलर के सर्कल्स है वो ऊपर की तरफ पूरे रुक चुके हैं जाके। यानी कि सारा जो डिस्पर्स फेस था वो ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट में जाके एक थिक लेयर फॉर्म कर गया है। तो इस टाइप के इंस्टेबिलिटी को हम लोग क्रीमिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे रीजंस क्या क्या है क्रीमिंग होने के। तो सबसे पहले रीजन है द साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स। अगर आप इस इमेज में देख पा रहे हैं तो ये जो ग्लोब्यूल्स है वो काफी स्मॉल स्मॉल साइजेस में अवेलेबल है। बट अगर हम लोग ने कभी ऐसा इमल्शन बनाया जिसमें ये जो साइजेस है वो अगर थोड़े से बड़े हो गए, यानी कि बड़े रह जाते हैं, तब क्या हो जाता है, वो सारे ऊपर इकट्ठा होके एक बिग लेयर फॉर्म कर जाता है। तो ये एक रीजन होता है हमारे क्रीमिंग का। देन द विस्कोसिटी ऑफ कंटिन्यूस फेज। then the difference between the density of the dispersed phase and continuous phase। तो यहाँ पर अगर जो continuous phase है और dispersed phase है उसकी जो density है वो बहुत ज़्यादा different हो जाएगी, तो उस टाइम पे भी क्रीमिंग हो सकता है। then the temperature, अगर temperature भी दोनों का स्टेबल नहीं रहा तो उस टाइम पे भी हमारा क्रीमिंग जो है वो हो सकता है। अब हम देखेंगे क्रीमिंग को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे पहले बाय रिड्यूसिंग साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स। जो डिस्पर्स फेज का ग्लोब्यूल्स का साइज है उसको अगर हम लोग रिड्यूस कर देंगे एकदम फाइन में, तो वो सारे गैदर नहीं होंगे, और गैदर नहीं होंगे तो एक अलग लेयर नहीं फॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अगर साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स को रिड्यूस किया जाए तो हमारा जो क्रीमिंग है ये प्रिवेंट किया जा सकता है। देन बाय इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी इफ कंटिन्यूस फेज। कंटिन्यूस फेज का विस्कोसिटी इंक्रीज करके भी हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्रीमिंग को।
देन बाय स्टोरिंग द इमल्शन इन कूल प्लेस। अगर इमल्शन को अच्छे टेम्परेचर पे यानी कि कूल प्लेस पे स्टोर किया जाए तो क्रीमिंग प्रिवेंट हो सकती है। अब हम नेक्स्ट सेडिमेंटेशन के बारे में देखेंगे। इट इज डिफाइंड एज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस टूवर्ड्स द बॉटम एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर ओवर द सेडिमेंटेड पार्टिकल्स। यहाँ पे सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि जहां पर पार्टिकल्स जो है वो नीचे जाके सेटल होने लग जाए और बॉटम पे एक लेयर फॉर्म कर जाए, उसको हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। जैसे आप ये इमेज में देख पा रहे हैं, नॉर्मल हमारा इमल्शन जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि सारा जो डिस्पर्स फेस है वो पूरा फैला हुआ रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। बट जो सेडिमेंटेशन होता है उसमें सारे जो पार्टिकल्स है वो कुछ इस तरीके से नीचे सेटल होके एक लेयर फॉर्म कर जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेड पार्टिकल भी कहते हैं, और इस कंडीशन को हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे रीजंस क्या क्या होते हैं सेडिमेंटेशन के। सबसे पहला रीजन है सेम, द साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स। अगर साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स यानी कि जो डिस्पर्स फेस का ग्लोब्यूल्स का साइज है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाके सेटल होने लगेगा, ये एक रीजन है। और दूसरा रीजन है द डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्स फेस एंड कंटिन्यूस फेस। तो डिस्पर्स फेस और कंटिन्यूस फेस का जो डेंसिटी है ये क्रीमिंग भी कॉज कर जाता है, और कभी कभी पार्टिकल ज्यादा बड़े होने की वजह से ग्रेविटी की वजह से वो सेडिमेंट्स भी फॉर्म कर जाता है। तो ये भी एक रीजन है हमारे सेडिमेंटेशन का। नेक्स्ट, प्रिवेंशन फॉर सेडिमेंटेशन, यानी कि अगर सेडिमेंटेशन को प्रिवेंट करना है तो वो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले सेडिमेंट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग वे, दैट इज बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द ग्लोब्यूल्स। यहाँ पर अगर हम लोग ने जो ग्लोब्यूल्स का साइज है ये एक रीजन था सेडिमेंटेशन कॉज होने का, तो अगर उसी को हम लोग ने सुधार दिया तो जो साइज ऑफ द ग्लोब्यूल है अगर वो मिनिमाइज कर दिया, हम लोग ने रिड्यूस कर दिया, तो जो सेडिमेंटेशन का प्रॉब्लम है वो ठीक किया जा सकता है। Then by reducing the difference between density of dispersed phase and continuous phase। अगर हम लोग डेंसिटी जो है डिस्पर्स फेज और कंटिन्यूस फेज की उसको रिड्यूस कर देंगे, उसके डिफरेंस को रिड्यूस कर देंगे, तो ये जो सेडिमेंटेशन का प्रॉब्लम है ये प्रिवेंट किया जा सकता है। हम क्रैकिंग के बारे में देखेंगे। क्रैकिंग कैन बी डिफाइंड एज द सेपरेशन ऑफ डिस्पर्स फेस एंड कंटिन्यूस फेस एज टू सेपरेट लेयर्स। क्रैकिंग क्या होता है, ये एक सेपरेशन होता है जिसमें जो डिस्पर्स फेज है और हमारा जो कंटिन्यूस फेज है वो मिक्स्ड ना होके दोनों अलग अलग फॉर्म में सेपरेट हो जाए, और जो कि कैन नॉट बी रीडिस्पर्स्ड ऑन शेकिंग। अगर हम लोग उसको शेक भी कर ले तो वो रीडिस्पर्स नहीं होगा, ऐसे कंडीशन को हम लोग क्रैकिंग कहते हैं। जैसे कि आप ये इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर व्हाइट कलर का जो लिक्विड है वो अलग हो चुका है और ऊपर लिक्विड जो है वो अलग अलग दिख रहा है। इस तरह के सेपरेशन को, जिसमें दो अलग अलग सेपरेट लेयर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, उसी को हमने क्या कहा है, क्रैकिंग कहा है। क्रैकिंग होने के रीजंस क्या क्या है। सबसे बड़ा रीजन जो है वो है माइक्रोबियल ग्रोथ। क्रैकिंग में बी कॉज्ड बाय माइक्रोबियल ग्रोथ, ऑपोजिट नेचर ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। ये तीन रीजन है जिसकी वजह से क्रैकिंग जो है वो होता है। सबसे बड़ा रीजन जो है वो है माइक्रोबियल ग्रोथ। अगर माइक्रोबियल ग्रोथ यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी तरह का इस इमल्शन में अगर फॉर्म हो जाता है तो दैट लीड्स टू क्रैकिंग ऑफ इमल्शन। और दूसरा जो रीजन है वो है इमल्सिफाइंग एजेंट का नेचर, और अगर इमल्सिफाइंग एजेंट ही खराब हो जाएगा तो इमल्सिफाइंग एजेंट ही ऐसा एक कड़ी है जो ऑयल और वाटर को जोड़े रख रहा है, अगर वो ही डिकम्पोज हो जाता है तो हमारा जो इमल्शन है वो दो पार्ट्स में अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। तो ये रीजन है क्रैकिंग के। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फेज इन्वर्जन। फेज इन्वर्जन, चेंज ऑफ फेज, दैट इज O by W। Oil in water type of emulsion changes into water in oil type of emulsion and vice versa is known as phase inversion। phase inversion का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर हमने O by W टाइप ऑफ इमल्शन बनाया है और किसी तरह वो O by W यानी कि ऑयल इन वाटर ना बन के वो उल्टा बन जाए, वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन बन जाए, तो इस चेंज को हम लोग फेज इन्वर्जन बोलते हैं, यानी कि फेज ही इन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। अगर वही वाइस वर्सा का मतलब है W by O टाइप का इमल्शन बनाने जा रहे हैं और वो गलती से O by W टाइप का इमल्शन बन जाता है, तो इसको भी हम लोग फेज इन्वर्जन कहते हैं। अभी जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि हमने W by O यानी कि
वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन जो है वो बना रहे। और वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन में हम लोग क्या करते हैं, ऑयल के अंदर वाटर को ऐड करते हैं, उस टाइप के इमल्शन को वाटर इन ऑयल कहा जाता है। बट जब हम लोग उसमें वाटर ऐड करते हैं और गलती से अगर वाटर जो है वो लार्ज क्वांटिटी में ऐड हो जाता है, तो दैट लीड्स टू O/W टाइप ऑफ इमल्शन, यानी कि वाटर इन ऑयल बनने की जगह पे वाटर ज़्यादा बढ़ जाता है और ऑयल की क्वांटिटी कम हो जाती है और वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्शन में। तो इसको हम लोग फेज इन्वर्जन कहते हैं। अब इसके रीजन क्या क्या होंगे, सबसे पहला रीजन है बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा ऐड होने की वजह से। बाय चेंजिंग द फेज वॉल्यूम रेशियो, यानी कि जो कंटिन्यूस फेज है और डिस्पर्स फेज है उसमें से अगर डिस्पर्स फेज का क्वांटिटी ज्यादा हो जाता है, उसका रेशियो ज्यादा हो जाएगा, तो ये चेंजेस हो सकते हैं। और बाय टेम्परेचर चेंजेस, अगर टेम्परेचर भी ज्यादा कम हुआ और स्टेबल टेम्परेचर हमने नहीं रखा, उस टाइम पे भी फेज इन्वर्जन जो है वो हो सकता है। अभी इसको मिनिमाइज करने के कौन-कौन से तरीके हैं प्रिवेंट करने के फेज इन्वर्जन को। सबसे पहला तरीका है बाय यूजिंग द प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट इन सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन। तो इमल्सिफाइंग एजेंट को हम लोग अगर प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट प्रॉपर नेचर का अगर यूज करें तब ये अवॉइड किया जा सकता है। और उसको अगर हम लोग सफिशिएंट क्वांटिटी में सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन में ऐड कर रहे हैं प्रॉपरली, तो हम लोग फेज इन्वर्जन को मिनिमाइज कर सकते हैं। सेकेंड है बाय कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेज बिटवीन 30 to 60%। तो यहाँ पर जो डिस्पर्स फेज होता है उसकी क्वांटिटी जो है वो लो होती है और कंटिन्यूस फेज की ज्यादा होती है, उसी के अंदर हम लोग डिस्पर्स फेज जो है वो ऐड करते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर डिस्पर्स फेज का जो क्वांटिटी है वो 30 to 60% के बीच में रहेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन, तो हम लोग का फेज इन्वर्जन नहीं होगा। बट वही अगर 80% हम लोग ने डिस्पर्स फेज ऐड कर दिया, तो पूरा जो लिक्विड है वो डिस्पर्स फेज के फॉर्म में ही बन जाएगा। तो इसीलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग 30 to 60% तक रखेंगे, तो फेज इन्वर्जन जैसे प्रॉब्लम नहीं होंगे। देन बाय स्टोरिंग द इमल्शन इन कूल प्लेस। तो इमल्शन को कूल प्लेस पे स्टोर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्रीमिंग की प्रॉब्लम अवॉइड की जा सकती है, क्रैकिंग अवॉइड की जा सकती है, फेज इन्वर्जन भी अवॉइड हो सकता है। तो ये कुछ रीजंस थे जिससे कि हम लोग फेज इन्वर्जन जैसे प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर सकते हैं इमल्शन में। आई होप आपको ये चारों ही टॉपिक समझ में आए होंगे। कभी कभी एग्जाम में फेज इन्वर्जन का रीजन या फिर फेज इन्वर्जन को प्रिवेंट करने के तरीके, ये सारी चीजें कोई ना कोई 1 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी हमें विजिट कर सकते हैं और हमारा एप्लीकेशन जो कि BQ फार्मेसी एकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उस पे भी आप फुल वीडियो नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।